अब अकबर फंस गया किसके चक्कर में? जिज्जी बेगम। बैरम खां एक बार समझाता है, 2 बार समझाता है, 3 बार समझाता है, लेकिन अकबर मानने वाला नहीं है। इसको तो प्रेम का मोहब्बत का भूत चढ़ा है और अकबर लगातार अपने सत्ता से, सिंहासन से रूढ़ होने लगा, दूर भागने लगा। बैरम खां एक बार जाता है, फाइनली अकबर को पकड़ता है और कहता है कि देखो मान जाओ, समझा रहे हैं। अकबर को आ जाता है गुस्सा, खींच कर मार देता है बैरम खां को एक थप्पड़। कहता है लो जाओ, बादशाह होते हुए तुम हमें क्या कर रहे हो, इतना ज्यादा समझा रहे हो, हमारा जो मन करेगा वो हम करेंगे। बताओ, बादशाहत मिली किसकी वजह से? बैरम खां की वजह से। सारी चीजें बैरम खां की वजह से। पुत्र समान बैरम खां मान रहा है अकबर को। अगर कोई पुत्र अपने पिता को थप्पड़ मार दे तो दुख पुत्र को ज्यादा होगा या पिता को ज्यादा होगा? पिता को ज्यादा दुख होगा। उतना ही दुख होता है बैरम खां को। 1560 में बैरम खां सब कुछ छोड़कर चला जाता है। 1560 में सब कुछ छोड़कर सन्यास लेकर चला जाता है। कहाँ? आगरा। कहता जाओ, तुम्हारा जो मन वो करो। जैसे जब पुत्र नालायक निकल जाता है तो पिता कहता है जाओ, तुम्हें हम अपनी जायदाद से बेदखल करते हैं, जो मर्जी तुम्हारा वो करो, आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। लेकिन यहाँ तो बादशाह अकबर है ना। बैरम खां ये तो कह नहीं सकता जाओ तुम्हें हम आज से बादशाहत के पद से हटाते हैं। बैरम खां खुद कहता है कि आज से मैं सैन्य अभियानों से संन्यास लेता हूं और आज के बाद मैं कभी तलवार नहीं उठाऊंगा। ये बात कहकर बैरम खां अपनी सारी चीजें लेता है और निकल जाता है। कहाँ? आगरा। और कहता है कि आज के बाद मैं महलों में भी क्या करूंगा, नहीं रहूंगा। आगरा चला जाता है। तो 1560 में ये चला जाता है आगरा। अब आगरा चला गया। आगरा जाने के बाद जो है वो आगरा में ये रहने लगता है। तो 1556 से लेकर, याद रखिएगा, 1556 से 1560 तक ये बैरम खां का संरक्षित काल माना जाता है। किसका? अकबर का। ठीक है, याद रखेंगे। कब से? 1556 से 1560 बैरम खां का संरक्षित काल माना जाता है। किसके लिए? अकबर के लिए। अब कामयाब हो गई कौन? महामंगा। बताओ, बैरम खां गया तो वर्चस्व किसका बढ़ेगा? महामंगा का बढ़ेगा और इसके परिवार का बढ़ेगा। तो याद रखिएगा 1560 से, किससे? 1560 से 1564। कुछ स्रोतों में कहा जाता है, कुछ स्रोत हैं जिसमें कहा जाता है 1560 से लेकर 1562। ठीक है, इतने समय को अकबर का कहा जाता है पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है या फिर पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है। अब पेटीकोट का मतलब जानते हो ना? पेटीकोट, महिलाएं पहनती है पेटीकोट, क्योंकि ये महिलाओं के संरक्षण में रहेगा। महिला संरक्षण मतलब किसके? महामंगा के संरक्षण में रहेगा और किसके? जिज्जी बेगम की बात मानेगा। इस वजह से अकबर के इस शासनकाल को क्या कहा गया? पेटीकोट शासन कहा गया। 60 से 62 याद रखिएगा, या 60 से 64, दोनों डेट जो है वो किताब में मिलती है। ठीक, पेटीकोट शासन में अब क्या होगा बताओ? महिला के संरक्षण में लेकर कोई आगे बढ़ पाया है? ये गलत बात है। जो लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति की कामयाबी के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, अगर हम कुछ पल के लिए मान भी ले कि हर व्यक्ति की कामयाबी के पीछे कोई किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन हर व्यक्ति के नाकामी के पीछे 100% महिला का हाथ होता है। और नाकामयाब लोगों की संख्या कामयाब लोगों से कहीं बहुत गुना क्या है? ज्यादा है। तो बर्बाद करने में और बनाने में, दोनों में किसका हाथ होता है? महिलाएं। और अगर आज का इतिहास हम आपको पढ़ाएं तो हम कहेंगे उस व्यक्ति को ढूंढो किसने ये लाइन कही थी कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे महिला का हाथ होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के विपक्ष के नेता, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, ठीक है, इन सब के पीछे तो महिलाएं ही नहीं थी। तो कहां से ये लोग महान बन गए? ठीक, चलिए, क्या कह रहे हो? पूछ लो, पूछ लो। जिस हिसाब से देखो, कह रहे हैं कि सर आगे आने वाली पीढ़ी भी ऐसे रहेगी क्या? मोदी जी की तरह मतलब कुंवारी रहेगी, योगी जी की तरह कुंवारी रहेगी? देखिए, इसके पीछे वो दो व्यक्ति ही नहीं है, इसके पीछे हमारे देश की अशिक्षितता का कहीं बहुत बड़ा योगदान है। बेटी बचाओ, बताओ, इतने बड़े देश में अभियान चलाना पड़ रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इतनी शिक्षा कम है हमारे देश में कि सरकार को अभियान चलाना पड़े कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों का कत्ल किया जाता है, भ्रूण हत्या की जाती है। ये सारी चीजें क्या है? अशिक्षितता का ही तो अभाव है। हमारे समाज में एक धारणा जो चली आई है उसी पर अभी हम लोग चलते चले आ रहे हैं, और वो किस लिए थी ये हमें पता नहीं है। बताओ, ईरान में अभी मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, ईरान में जो बुरखा होता है उसको लेकर वहां लोग धरना दे रहे थे, अभियान कर रहे थे।
आप शुक्र ये मनाइए कि हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत देश आज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जितनी आज़ादी आपको हिंदुस्तान में मिल जाएगी उतनी आज़ादी आपको देश के किसी कोने में नहीं मिलेगी। नहीं तो ईरान जाकर देख लो, यहाँ सरकारी नौकरी के लिए लोग धरने पर बैठ जाते हैं। ईरान में बुर्खा हटाने के लिए लोग धरना दे रहे थे, वहां की सरकार ने 3 लोगों को उठाकर फांसी पर टांग दिया। यहाँ तो सरेआम गोली मार दो, कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, फिर भी 20-25 साल केस चलता है। इसके बाद जो है ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा होती है, नहीं तो बहुत कम की रेयर केस में फांसी की सजा होती है, गोली मारने पर, मतलब किसी की हत्या करने। वहां तो पूरा धरना देने पे फांसी पे टांग दे रहे हैं। बताओ, खाली इसलिए कि हम बुर्खा क्या कर सके, अपना मुंह खोल सके। भारत में 3 तलाक खत्म कर दिया, लोग बैठे थे धरने पर, किसी को कुछ हुआ? किसान आंदोलन इतना बड़ा हुआ, किसी को कुछ हुआ? जो लोग मरे हैं वो सरकार ने उनको नहीं मारा, सरकार ने उनको फांसी की सजा नहीं दी, कोर्ट ने उनको नहीं दिया। जो लोग मरे हैं वो भगदड़ में मरे हैं, वो ठंड की वजह से आते जाते रास्ते में मरे हैं, वो मतलब किसी न किसी एक्सीडेंट में मरे हैं। लेकिन सरकार ने किसी को गोली मारी है? कारण तो अलग बात है ना, सरकार ने थोड़ी ना कहा था तुम आओ धरना दो। कारण तो आपने खुद बनाया था, वो सारी चीजें अलग है, वो बात की बात है। लेकिन देखो, आजादी तो हमारे देश में जितनी ज्यादा है उतनी कहीं नहीं। यही सारी चीजें ईरान में जो है इतनी ज्यादा नहीं। और अफगानिस्तान तो इतना ज्यादा असंतुलित है, आज से नहीं आदि से लेकर आप इतिहास पढ़ते चले आ रहे हैं, वहां कभी संतुलन आया ही नहीं। जो लोग कह देते हैं वही वहां नियम कानून हो जाता है। तालिबान ने अगर कह दिया है कि नहीं यही सही है, बताओ, इतना सरेआम सरकार वीडियो बनवाती है, इसे लाइन से बैठा देगी, 40-50 लोगों को लाइन से बैठाकर, और जो ये पेड़ काटने वाली मशीन होती है उससे इसे गला काटते चले जाते हैं, बाकायदा वीडियो जारी करते हैं तालिबान वाले। शासन पे बात करने लगोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समझना हम लोगों को है। अकबर के समय में भाई यही हुआ। अकबर महान क्यों बना? अभी अकबर का जीवन आप देख रहे हैं कैसा चल रहा है। अकबर के जीवन पे आप ध्यान दीजिए, जिस परिस्थितियों से अकबर गुजर रहा है, इस परिस्थितियों से तो इसको मांगे भीख नहीं मिलेगी, लेकिन आगे जाकर ये महान बनेगा। इसका मतलब इसके जीवन में कहीं ना कहीं कोई घटना ऐसी घटेगी कि परिवर्तन आएगा। चाहे आज आप समझ जाइए, चाहे कुछ दिन बाद समझिए, आपको समझना पड़ेगा। और नहीं अगर समझोगे तो फिर जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। फिर पूरा परिवार, पूरा समाज, नात रिश्तेदार सब आपका शोषण ही करेंगे। शोषण का मतलब जानते हो ना? तो आप शोषण समझने लायक भी नहीं रहेंगे, आपकी स्थिति इतना खराब हो जाएगी कि आपका शोषण होगा तब भी आप नहीं समझ पाओगे कि हमारा शोषण हो रहा है। हमारा एक दोस्त है, हमारे साथ में पढ़ता है, आपको बात बता रहे, अभी 1 महीना पहले अभी आया घर से। हमने कहा यार घर से आए हो तुम, क्या क्या लेकर आए? घर में 4 भाई हैं, पिता हैं उसके, माता जी हैं, गांव का रहने वाला है, घर से आया। हमने कहा घर से आए हो, कुछ खाने पीने की चीज़ लेकर आए हो? कहा हाँ लेकर आए। हम कहे क्या लेकर आए हो? कह रहा दाल लेकर आए हैं, चावल लेकर आए हैं, गेहूँ लेकर आए हैं। हम कहे ये तो सब लेकर आते हैं, कुछ मतलब बनवा के मिठाई उठाई लेकर आए हो? खोया वोया लोग बनवा के आते हैं, मिठाई बनवा के लाते हैं, घी लाते हैं, अचार लाते हैं, ये सब चीज़ों को लाना कहा जाता है। कह रहा नहीं, हमारा छोटा भाई आया था दिल्ली से, मम्मी खोया बनाई थी उसको दे दी, और घी था उसको भी उसी को दे दी। हम कहे क्या करता है? कहें वहाँ पर जो है वो जॉब करता है, नौकरी करता है। हम कहे कितना कमाता है? कहे 30-35 हज़ार रुपया महीना कमाता है। हमने कहा देखो हो गया तुम्हारा शोषण। घी खोए की जरूरत तुमको है, वो तो पैसा कमा रहा है, कहीं भी जाएगा कुछ भी मिल जाएगा, खा लेगा। तुम बड़े हो लेकिन तुम पढ़ रहे हो, पैसा नहीं कमा रहे हो। माँ बाप ने भी तुम्हारा क्या किया? इतिहास का ही विद्यार्थी है वो, टीजीटी का। हमने कहा तुम्हारे माँ बाप ने ही शोषण कर लिया, लेकिन समझ नहीं आया। जाहिर सी बात है, आप देखिए आपका छोटा भाई का नौकरी पा जाएगा ना, आप नहीं पाए रहेंगे, आप जाओगे, अच्छा आ गए, कब जाना है? पढ़ोगे लिखोगे नहीं, इसे घूमो आओ जाओ केवल। और छोटा भाई आया जो नौकरी कर रहा है, अरे भैया आ रहे हैं, 2 दिन पहले इसे घर में माहौल रहता है, इसे लगता है राजा महाराजा आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, अब भैया के लिए ये बनाना है, शाम को वो बनाना है, भैया पूड़ी बैठ के खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं आराम से, और तुमको कोई पूछ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप कामयाब नहीं है जीवन में। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, ये पूरी दुनिया, जो लोग आज आपको देखकर रास्ते बदल लेते हैं, जो लोग आपके माँ बाप से कहते हैं, ताने मारते हैं कि अरे आपका लड़का भी तो गया था इलाहाबाद, जेई की तैयारी करने गया था ना, जेई की तैयारी करने गया था, कहेंगे हो देखो फलाने का लड़का, फालतू जेई की तैयारी करवा रहे हो, फलाने का लड़का देखो लेखपाल का एग्जाम दिया, लेखपाल हो गया, 35-40 हज़ार तक सैलरी पाएगा, 40-45 हज़ार ऊपर से कमाएगा। टेंशन किसको होगा? पिताजी को होगा कि नहीं होगा? टेंशन पिताजी को होगा ना, माता जी को होगा। तो ये चाहे डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा कि आपके लड़के का नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली तो कह दिया। तो घर वाले नहीं परेशान है, जो पैसा दे रहा है वो नहीं परेशान है, परेशान कौन है? पड़ोसी, रिश्तेदार, ये साले सब परेशान है।